आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन ने F-18 तैयारा मार गिराया, सना पर हमले को बनाया नाकाम। पीएम मोदी ने 71,000 लोगों को बांटे ज्वाइनिंग लेटर, कहा हुकूमत ने 1.5 साल में करीब 10 लाख पक्की नौकरी दी। पीलीभीत में मारे गए 3 खालिस्तानी दहशतगर्दों के पास से 2 AK-47 राइफल हुई बरामद। यूपीपीसीएल के सपा MP जियाउर रहमान बर्क को वार्निंग, 1.91 करोड़ जुर्माना नहीं भरा तो प्रॉपर्टी हो जाएगी जब्त। मुस्लिम तलबा को नमाज के लिए दी आधे दिन की छुट्टी, हिंदू परिषद बजरंग दल के कारकुनान ने किया है एहतजाज। मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान, बोले मजहब से मुताल्लिक गलतफहमियां है जुल्म की वजह। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन से खत्म हो जाएगी रीजनल पार्टियां। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ बनाने की तैयारी में जुटा RSS, हर अकीदतमंद के पास पहुंचेगा एक थाली एक थैला। मुरादाबाद के डॉक्टर के घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यमनी मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के खिलाफ अमेरिकी बरतानवी हमले को नाकाम करने का दावा किया है। यमनी अफवाज के एक बयान के मुताबिक 8 क्रूज मिसाइलों और 17 ड्रोन से ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के अहम नताइज सामने आए हैं। उधर गजा में इजरायली हमले लगातार जारी है। 14 माह से इजरायली हमलों में कुल 35 फिलिस्तीनी हलाक हो गए, जिससे हलाक होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 46,000 पहुंच गई है। तशद्दुद ऐसे वक्त में भी जारी है जबकि लड़ाई में शामिल फिलिस्तीनी गिरोहों के मुताबिक जंगबंदी मुआहदा तय होने के पहले से ज्यादा इम्कान है। सबसे पहले यमनी अफवाज ने एक F-18 तैयारे को कामयाबी के साथ मार गिराया, जबकि दुश्मन के तबाहकुन तैयारों ने यमनी ड्रोन्स और मिसाइलों का मुकाबला करने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि ज्यादातर दुश्मन तैयारे यमनी फजाई हुदूद से पीछे हट गए। इस तरह यमनी जमीन पर हमला नाकाम हो गया। USS हैरी ट्रूमैन को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद USS हैरी एस ट्रूमैन बहरे अहमद में अपने कायम मकाम से पीछे हट गया। बयान के आखिरी में कहा गया है कि इजरायली और अमेरिकी अफवाज को खबरदार किया गया है और कहा गया है कि यमनी अफवाज यमन के दिफा के लिए अपना पूरा हक इस्तेमाल करेगी और गजा के खिलाफ जारियत बंद होने और उसका मुहासिरा ख़त्म होने तक फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगी। उधर गजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। करीब 14 महीने से इजरायली हमलों में कुल 35 फ़िलिस्तीनी हलाक हो गए, जिससे हलाक होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 46,000 करीब पहुंचने वाली है। तशद्दुद ऐसे वक्त में भी जारी है जबकि लड़ाई में शामिल फ़िलिस्तीनी गिरोह के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे तय होने से पहले से ज़्यादा इम्कान है। उधर इजराइल को जंग के दौरान अपने जालिमाना इक़दामात तक तनकीद का सामना है और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से नस्लकुशी की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम भी इजराइल पर है, जबकि इजरायली हुकूमत इसकी सख्ती से तरदीद करती है। लेबनान की सरकारी एजेंसी ने बताया कि इजराइल फ़ौज ने 7 अफराद को अगवा में मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले कर दिया है, जिन्हें जंगबंदी के बाद हिरासत में लिया गया था, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंगबंदी 27 नवंबर को अमल में आई थी। हालांकि दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम भी लगाया है। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की 45 जगहों पर मुनक्किद रोजगार मेले में 71,000 नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तीसरे मुद्दत का ये दूसरा रोजगार मेला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल से हमारी हुकूमत में करीब 10 लाख पक्की नौकरियां दी गई हैं। पहले की हुकूमतों में ऐसा नहीं हुआ है। आज नौजवानों के लिए नए मौके बनाए जा रहे हैं। रोज़गार मेले की शुरुआत अक्टूबर साल 2022 में हुई थी। अब तक 14 मेलों में 9.22 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है। इससे पहले आखिरी रोजगार मेला 29 अक्टूबर 2024 को मुनक्किद किया गया था, जिसमें 51,000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था। हिंदुस्तान ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने का अहद किया है। किसी भी मुल्क का डेवलपमेंट उसके नौजवानों की मेहनत, ताकत और क़यादत के ज़रिए होता है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने अपने स्पेस, डिफेंस सेक्टर में पॉलिसी बदली है और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। इसका फ़ायदा हिंदुस्तान के नौजवानों को हुआ है और वो नए कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। वो सब जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। आज हज़ारों बेटियों को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। कोशिश है कि हर सूबे में ख़वातीन इंडिपेंडेंट बने।
तो वहीं पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस चौकी पर मुबैना तौर पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानी दहशतगर्द उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह नाम के मुलजिमों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। इन मुलजिमों का कॉन्टेक्ट खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के बैंड ऑर्गेनाइजेशन से था। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल और एक ग्लॉक पिस्तौल भी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि पंजाब और यूपी पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की है। 3 दहशतगर्दों के एनकाउंटर को दोनों रियासतों की पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एनकाउंटर जिले के पूरनपुर इलाके में हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में घेराबंदी की। उन्होंने दहशतगर्दों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में पुलिस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 3 खालिस्तानी दहशतगर्द मारे गए। शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हुए फसाद के मामले में समाजवादी पार्टी के संभल MP जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वार्निंग दी है कि अगर वो 15 दिनों के अंदर बिजली चोरी के लिए 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। जियाउर रहमान पर यह जुर्माना 19 दिसंबर को बिजली चोरी और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ जिले में चल रही मुहिम के दौरान लगाया गया था। उसी दिन उन पर बड़े लेवल पर बिजली चोरी करने के इल्जाम में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई। संभल में UPPCL के सब डिविजनल ऑफिसर संतोष त्रिपाठी ने कहा कि हमने शनिचर के दिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की दिफा 3 के तहत जियाउर रहमान के संभल में मौजूद घर पर नोटिस भेजा और उन्हें 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया और ऐसा न करने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से राब्ता कर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और बाद में सरकारी बकाया वसूलने के लिए उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में राजकीय इंटर कॉलेज खताड़ी के एक स्कूल से जुमे के दिन तलबा को स्पेशल छुट्टी देने का मामला सामने आया है। बता दें कि टीचर ने मुस्लिम तलबा को नमाज के लिए आधे दिन की छुट्टी दी, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया था। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने मामले की जांच के बाद टीचर को सस्पेंड करने का हुक्म दिया। बताते चले कि राजकीय इंटर कॉलेज खताड़ी में जुम्मे को नमाज के लिए तलबा को 1-2 घंटे छुट्टी देने के मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहा है। एक्सप्लेनेशन मांगने के बाद स्कूल के टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूल्स का वायलेशन करार दिया गया। इस पर इंचार्ज ऑफ प्रिंसिपल और केमिस्ट्री के तर्जुमान तिलक चंद्र जोशी ने कारकुनान को बताया कि कई बच्चे जुम्मे के दिन स्कूल नहीं आते थे, इसलिए कुछ बच्चे जुम्मे को दोपहर बाद 1 घंटे के लिए घर जाकर वापस भी आ जाते थे। टीचर के इस स्टेटमेंट का वीडियो भी पब्लिसाइज्ड हुआ है। मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुजारिश की है कि मजहब को सही तरह समझा जाए। उनका मानना है कि मजहब के बारे में गलत फहमियां दुनिया में जुल्म की वजह बनती जा रही है। मुल्क में जैसा माहौल बन रहा है उसको लेकर मोहन भागवत ने फिर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुजारिश की है कि मजहबों को समझा जाए। RSS सरबराह मोहन भागवत ने अलग अलग फिरकों से गुजारिश की है कि वे अपने मानने वालों को अपने मजहब के बारे में समझाएं, क्योंकि मजहब के बारे में गलतफहमियां दुनिया में जुल्म की वजह बनती जा रही हैं। RSS हेड ने इतवार को महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम सशक्त पूर्ति प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि मजहब के बारे में गलत और नामुकम्मल इल्म बदी की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वे मजहब के बारे में गलतफहमियों की वजह से हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि सभी मजहब के फ़िरका अपने मजहब की वजूहात करें। बता दें कि हाल ही में मोहन भागवत ने मुल्क में उठाए जा रहे ऐसे मामलात की कड़ी मजम्मत की है जिनकी वजह से एकता में खलल पड़ रही है। उन्होंने मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जाने को गलत करार दिया है और साथ ही उन्होंने हिंदू अकीदत की अलामत के तौर पर अयोध्या में राम मंदिर की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट में 39 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी की सदारत साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी पार्लिमानी मेंबर PP चौधरी करेंगे। वहीं इस बीच उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कहा है कि ये रीजनल पार्टीज को कमजोर करने की साजिश है। GST काउंसिल में हिस्सा लेने राजस्थान पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। इतवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल
पार्लियामेंट के सामने है। पार्लियामेंट इस पर बहस करे, फिर किसी नतीजे पर आए। कुछ रियासतों में भी इसको पास करना होगा। हमें तो नहीं लगता है कि इससे किसी को फायदा होगा। मुझे लगता है कि ये रीजनल पार्टीज को कमजोर करने की साजिश है। जीएसटी काउंसिल के हिस्सा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छा माहौल रहा है, अच्छे फैसले हुए हैं। इसके साथ ही प्री बजट पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमने जो बातें फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी हैं उस पर अमल किया जाएगा। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट ने 39 रुकन मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी की सरबराही साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पीपी चौधरी करेंगे। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में अकीदतमंदों के पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस दौरान प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए आरएसएस एक खास मुहिम चला रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। वहां पोल्यूशन रोकने के लिए मध्य प्रदेश में एक यूनिक कैंपेन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने एक थाली एक थैला मुहिम के तहत पोल्यूशन रोकने की कवायद शुरू की है। 45 दिन के महाकुंभ में 40 करोड़ अकीदतमंदों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में वहां खाना आधी से 40,000 टन प्लास्टिक कचरा निकालने की भी उम्मीद है। संघ ने घर घर से एक थाली एक थैला इकट्ठा करने की मुहिम चलाई है। संघ का कहना है कि आजमीन के पास तक एक थाली एक थैला पहुंचाया जाएगा तो महाकुंभ में कचरे को कम किया जा सकता है। इसी हदफ के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इलाके से ये सामग्री इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश भेजी जाएगी। रजाकारों से ये भी कहा गया है कि थैले में संघ का नाम न लिखें। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद से एक आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के रामगंगा विहार के अवंतिका कॉलोनी में एक बंद पड़े डॉक्टर के मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस मकान में एक हॉस्पिटल भी चलाया जा रहा था। मकान में आग लगते ही आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी ज़्यादा तेज़ थीं कि 2 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बता दें कि 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया। मकान सिविल लाइंस थाने इलाके के रामगंगा बिहार की अवंतिका कॉलोनी में है और कई दिनों से ये मकान बंद पड़ा था। चीफ फायर ऑफिसर कृष्णकांत ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आग बुझाने के दौरान करीब 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं और किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। लगभग 4 गाड़ियां बड़ी गाड़ियां हैं और 2 छोटी गाड़ियां सारी कंटिन्यूस काम कर रही हैं, आप देख रहे हैं। और आग को थोड़ा सा बुझा दिया गया है और थोड़ा बहुत बची है जो कंट्रोल किया जा रहा है। क्षति और बचत के संबंध में जानकारी की जाएगी और आग लगने का क्या कारण है ये जांच का विषय है। जानमाल का नुकसान कोई। फेमस खातून प्रोफेट्स बाबा वांगा अपनी सही प्रेडिक्शंस के लिए मशहूर है। उन्हें बाल्कन की नास्त्रे दमस भी कहा जाता है। उन्होंने देश दुनिया को लेकर कई प्रेडिक्शंस की थी जिनमें से कुछ सच साबित हुई है। वहीं एक बार फिर बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस चर्चा में है। दरअसल साल 2025 को लेकर उन्होंने कई चौंकाने वाली प्रेडिक्शंस की थी जो लोगों को काफी डरा रही हैं। हालांकि उनकी कुछ प्रेडिक्शंस डराने वाली हैं तो कुछ राहत देने वाली हैं। बाबा बेंगा ने कहा था कि साल 2025 में इंसान एलियंस की खोज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि साइंटिफिक यूनिवर्स में नए सिविलाइजेशंस का पता लगा सकते हैं। उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी कि यूरोप में बड़े लेवल पर झगड़े होंगे और इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि कुछ हिस्सों में जंग और आबादी में भारी कमी हो सकती है। 2025 में बड़े विनाश की शुरुआत हो सकती है। बाबा बेंगा ने कहा था कि इस साल कुदरती आफत जैसे भूकंप और तूफान इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और ऐसे में जमीन के खत्म होने की शुरुआत हो सकती है। बाबा बेंगा की ये प्रेडिक्शंस लोगों को राहत देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज मिल सकता है। सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस ये थी कि उन्होंने कहा कि साल 2043 में यूरोप में मुस्लिम रूल हो सकता है, यानी कि यूरोप में मुस्लिम राज होगा। बाबा बेंगा बुल्गारिया की रहने वाली एक नबीना औरत हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इसके बाद उन्होंने प्रेडिक्शंस करनी शुरू की। उनका जन्म 1911 में हुआ था और 1996 में उनका इंतकाल हो गया। इन सभी प्रेडिक्शंस को वो लिख कर गई हैं। कई ऐसी प्रेडिक्शंस उन्होंने लिखी हैं जो सच साबित हुई हैं।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बने अभी कुछ ही वक्त हुआ है और उनकी हुकूमत में उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर एहतजाज करने लगे हैं। श्रीनगर एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने सीएम रिहाइश गाह के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। अपनी ही पार्टी और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की वजह यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी बताई जा रही है, जिससे लीडर खुश नहीं हैं। इसको लेकर अब अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है। एमपी रूहुल्लाह मेहदी ने रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज बनाने की मांग की है। उनके इस धरने प्रदर्शन को अवामी इत्तेहाद पार्टी का सपोर्ट मिला है। पार्टी लीडर इनाम उन नबी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उनके जेल में बंद पार्टी सरबरा और बारामूला एमपी इंजीनियर राशिद की क़यादत में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी पब्लिक के सपोर्ट में हर फैसले का सपोर्ट करती है। इसी मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत में वजीर जावेद राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हुकूमत ने इस पर एक कमेटी बनाई है जो उसका फैसला करेगी और उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50% तक कोटे का प्रोविजन है, उसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा उस पर बातचीत की जाएगी। कवि कुमार विश्वास अपनी बेहतरीन शायरी के लिए जाने ही जाते हैं, साथ ही वो अपनी बेबाकी के लिए भी काफ़ी फेमस है। वो सामाजिक मसलों पर अपनी राय खोलकर रखते हैं और लीडरों को भी घेरने में कोई कमी नहीं करते हैं। इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा के केबीसी में रामायण से जुड़े सवाल का जवाब ना दे पाने वाले मामले पर कुमार विश्वास का एक तंज भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बताते चले कि पिछले दिनों मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के पुराने मामले के बारे में बात की थी और सवाल उठाया था। दरअसल उन्होंने केबीसी में रामायण से जुड़े सवाल का जवाब न दे पाने वाले मामले पर सवाल उठाया था, जिसके बाद एक्टर ने सफाई भी दी थी कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। इस बीच अब ये मामला थोड़ा हल हुआ तो कुमार विश्वास का तंज भरा एक वीडियो वायरल हो गया, जिसे सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी से जोड़ा जा रहा है। इसमें शायर कुमार विश्वास लोगों को अपने बच्चों को रामायण पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल डॉक्टर कुमार हाल ही के मेरठ में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहां का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि अपने बच्चों को नाम याद करवाएं, सीता जी की बहनों का, राम के भाइयों का, और कहा आप लोगों को एक इशारा दे रहा हूं, जो समझ जाएं उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए। ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो, लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। ऐसे में अब कुमार के इस बयान के सामने आने के बाद लोग इसे एक्स पर जमकर शेयर कर रहे हैं और इसे सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर सोनाक्षी सिन्हा के वालिद यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी का क्या रिएक्शन सामने आता है। मुल्क में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। सर्द लहर की वजह से नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है। इसके ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्योंकि लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, उस वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ गई है। बताते चले कि अब इस बीच महकमा मौसमियात ने अंदाज़ा जताया कि आज दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हो सकती है। कई दूसरे मैदानी इलाकों में भी बरसात की वजह से गलन और ठिठुरन बढ़ सकती है। महकमा मौसमियात के अनुमान के बाद सुबह से आज हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पारा 0 से 11 डिग्री नीचे जा चुका है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर -11.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इसके अलावा ऊना में मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी के लिए महकमा मौसमियात ने बर्फबारी की वजह से बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी जैसे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। कश्मीर के कई इलाकों में भी लगातार टेम्परेचर 0 से नीचे चल रहा है। फिक्र की बात यह है कि वाटर सप्लाई की लाइनों में पानी जमा हो चुका है। जम चुका है। इस वक्त कश्मीर के कुछ इलाकों में पारा -5.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए बड़ा अपडेट शेयर किया है। जोर देकर बोला है कि कोहरा छाया रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 7.3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। यहाँ तक कि बताया कि दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। उस बारिश की वजह से ही टेम्परेचर और ज़्यादा गिरेगा और आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफा देखने को मिलेगा। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।